अमेरिका और ब्रिटेन के स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं आप अक्सर सुनते और पढ़ते आए होंगे, लेकिन क्या अब भारत के छात्रों के मन में भी अमेरिका वाला गन कल्चर घर कर रहा है? यह सवाल आज इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक स्कूल में एक छात्र ने क्लासरूम के अंदर एक दूसरे छात्र को गोली मार दी। गाजियाबाद के देहरादून पब्लिक स्कूल के क्लासरूम में घुसकर पहले एक छात्र को पीटा गया और फिर उस छात्र को गोली मार दी गई। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित छात्र की क्लास में पढ़ने वाला छात्र ही है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को इसीलिए अंजाम दिया क्योंकि वो अपने भाई की पिटाई का बदला लेना चाहता था। गनीमत रही कि जिस छात्र को उसने गोली मारी उसकी जान बच गई। कुछ लोग सोचेंगे कि इस घटना में कौन सी बड़ी बात हो गई। हत्या और हत्या की कोशिश की घटनाएं तो रोजाना पूरे देश में होती रहती हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि कोई मामूली घटना नहीं है ये जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये घटना इशारा करती है कि हमारे देश के बच्चे अब वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं और ऐसे गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं जिन्हें बड़े बड़े अपराधी भी अंजाम देने से पहले कई बार सोचते होंगे। इसीलिए आज हम नाबालिगों द्वारा अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको गाजियाबाद के स्कूल में छात्र पर चली गोली की खबर के बारे में पता होना चाहिए। दिन बुधवार, वक्त सुबह 11:30 बजे। गाजियाबाद के नामी देहरादून पब्लिक स्कूल के एक क्लासरूम से गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही स्कूल के टीचर क्लासरूम की तरफ भागे। क्लासरूम में एक छात्र जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था और क्लास में खड़ा था दूसरा छात्र जिसके हाथ में देसी तमंचा था जिससे गोली चली थी। हम स्कूल के बाहर ही खड़े हैं। बताया गया कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास 11वीं का छात्र अपने कुछ साथियों के साथ अपने ही क्लासरूम में बैठकर लंच कर रहा था। तभी 4 लड़के, चूंकि सभी जुवेनाइल हैं इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते, उसके 4 लड़के जिनके साथ उसकी एक दिन पहले ही किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, वो चारों लड़के आए और उसके साथ मारपीट करने लगे, उसकी पिटाई की और तभी एक ने अपने हाथ में जिसने तमंचा ले रखा था उसने गोली चला दी और वो गोली कमर पर जाकर के लगी। वो छात्र जो पहले से उस रूम में मौजूद था, गोली की आवाज़ सुनते ही, शोरगुल सुनते ही जो आसपास टीचर थे, जो कॉलेज प्रशासन के लोग थे, गार्ड्स थे और दूसरे कक्षाओं में जो छात्र थे वो सभी वहां पर जुट गए। गनीमत ये रही कि गोली कमर के नीचे लगी और छात्र की जान बच गई। गनीमत ये भी रही कि टीचर वक्त रहते क्लासरूम में पहुंच गए, वरना आरोपी छात्र तो दूसरी गोली चलाने की फिराक में था। एक आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 3 फरार हैं। उसने आज जब लंच का टाइम था उसने क्लासरूम में आकर फायरिंग की। उस फायरिंग में गोली जो है टकरा करके वो लग गई और उसकी स्थिति, गोली कमर के नीचे लगी है और अभी उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है, स्थिर है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो तमंचा जिससे फायरिंग की वो भी पुलिस ने रिकवर। गोली चलने की यह घटना अपराध के दलदल में धंसते जा रहे बचपन की एक वानगी है जिसमें बच्चे बदले की भावना में हत्या करने से भी नहीं झिझकते। घटना की वजह भी इसी तरफ इशारा करती है। कुछ दिन पहले स्कूल में 11वीं क्लास में 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। जिस छात्र को गोली मारी गई उसका झगड़ा पकड़े गए आरोपी के भाई से हुआ था। आरोपी अपने भाई की पिटाई से नाराज था। भाई की पिटाई का बदला लेने के लिए आरोपी ने हत्या का प्लान बनाया। आरोपी छात्र के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके घर में एक देसी तमंचा रखा हुआ था जिसे आरोपी छात्र ने चुपचाप बैग में रख लिया और अपने साथ स्कूल ले आया। सुबह 11 बजे लंच टाइम में वो अपने 3 साथियों के साथ 11वीं क्लास के दूसरे सेक्शन में गया और भाई की पिटाई करने वाले छात्र को पहले पीटा और फिर तमंचा निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली पीड़ित छात्र की पीठ में लगी। उसने भाई को मारा, वो पैसे परेशान करता था। हाँ। तो हम तमंचा ले गए स्कूल में। हाँ। तमंचा लाया कहाँ से? बैग में गिर कर। तमंचा लाया कहाँ से? तमंचा घर ही रखा था। अच्छा, तो क्या गोली चला दी वहाँ? जी, गोली चल।
पीड़ित छात्र अस्पताल में भर्ती है, उसकी जान बच गई है, लेकिन इस मामले में स्कूल की लापरवाही सामने आ गई है। सवाल यह भी है कि आरोपी छात्र बैग में तमंचा लेकर स्कूल में दाखिल कैसे हो गया। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है। अब इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि स्कूल में कोई सिक्योरिटी गार्ड था या नहीं था, और उसकी में कहाँ उसकी गलती पाई गई, और ये तो बहुत बड़ी एक लापरवाही भी है। यही चीज़ स्कूल प्रशासन को भी देखना चाहिए। पुलिस अब फरार 3 आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। घटना के बाद स्कूल के छात्र डरे हुए हैं, लेकिन डरना तो हमें और आपको भी चाहिए, क्योंकि ये घटना सिर्फ हत्या की कोशिश की आम घटना नहीं है। इस घटना को बचपन में की गई गलती मानकर भुलाना बड़ी भूल हो सकती है। मयंक गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। गाजियाबाद के स्कूल में हुई इस घटना में शामिल आरोपियों की हमने पहचान उजागर नहीं की है, क्योंकि आरोपियों की उम्र 18 साल से कम है, यानी वो नाबालिग हैं, और देश का कानून नाबालिग अपराधियों की पहचान उजागर करने की इजाजत नहीं देता, फिर भले ही नाबालिगों ने कितना ही जघन्य अपराध क्यों न किया। लेकिन इस घटना ने देश को एक बार फिर नाबालिगों द्वारा अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए अब हम आपको नाबालिगों द्वारा अपराध के आंकड़े दिखाएंगे, जो दर्शाते हैं कि देश के बाल मन में अपराध की प्रवृत्ति कितनी अंदर तक घुस चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक साल 2010 से लेकर 2014 के दौरान 5 साल में नाबालिगों द्वारा अपराध के दर्ज मामलों में 47% का इजाफा हुआ है। साल 2010 में नाबालिगों द्वारा की गई अपराध की घटनाओं की संख्या 22,740 थी, जो साल 2014 में बढ़कर 33,526 हो गई। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, वो हाथ लूट, चोरी, डकैती के अलावा हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2014 के दौरान देश भर में हत्या की 33,981 घटनाओं में से 841 घटनाओं में आरोपी नाबालिग थे, यानी हत्या की 2.5% घटनाएं नाबालिगों ने अंजाम दी। साल 2014 ही देश में दर्ज रेप की 36,735 घटनाओं में से 5.4% यानी 1,989 मामलों में रेप के आरोपी नाबालिग थे। साल 2014 में अलग अलग अपराधों में कुल 48,230 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2,609 अपराधी रिपीट ऑफेंडर्स थे, यानी वो एक से ज्यादा अपराधों को अंजाम दे चुके थे। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा विवाद का विषय रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाबालिगों द्वारा अपराध के 50% मामले महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़े होते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2012 में नाबालिगों द्वारा रेप के 1,175 मामले दर्ज किए गए थे, जो साल 2014 में बढ़कर 1,989 हो गए, जो साल 2014 में हुई रेप की कुल घटनाओं का 28% है। साल 2012 में नाबालिगों द्वारा रेप की कोशिश के 613 मामले दर्ज हुए, जो साल 2014 में 1,591 हो गए। साल 2014 में रेप की कोशिश के 20.1% मामलों में आरोपी नाबालिग थे। साल 2012 में नाबालिगों द्वारा महिलाओं के अपहरण के 789 मामलों की संख्या साल 2014 में 1,455 तक पहुंच गई। साल 2014 में 18.7% महिलाओं के अपहरण के केस में नाबालिग शामिल थे। एनसीआरबी के आंकड़ों की गहन रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति के पीछे परिवार की सामाजिक हैसियत, शिक्षा के स्तर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि साल 2010 से 2014 के दौरान गिरफ्तार 55.6% नाबालिग आरोपियों के परिवार की सालाना आय 25,000 रुपए या उससे कम थी, जबकि 36.7% नाबालिग आरोपियों के परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम थी, और सिर्फ 2.5% नाबालिग आरोपी ऐसे परिवार से थे जिनकी सालाना आय 2 लाख से ज्यादा थी। कहते हैं कि शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है और अच्छे बुरे का फर्क समझाती है। ये बात इससे साबित होती है कि साल 2010 से 2014 के दौरान गिरफ्तार 21.8% नाबालिग आरोपी कभी स्कूल नहीं गए थे। 31.1% नाबालिग आरोपी सिर्फ
5वीं तक पढ़े थे और सिर्फ 10.5% नाबालिग आरोपियों ने ही 12वीं या उससे आगे की पढ़ाई की थी। देश में नाबालिगों द्वारा अपराध के आंकड़े गवाही देते हैं कि देश के बच्चे अब उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े अपराधों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कानून के मुताबिक बड़े से बड़े जुर्म में दोषी नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और सजा के तौर पर नाबालिग दोषी को सुधार गृह में रखा जा सकता है, न कि सामान्य कैदियों वाली जेल में। इसी बात का फायदा जब साल 2012 के निर्भया रेपकांड के नाबालिग आरोपी को मिला तो पूरे देश में नाबालिग अपराधियों को सजा के कानून को सख्त करने की मांग उठी, जिसके बाद मई 2015 में नया जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद में आया। नए बिल में यह प्रावधान है कि जघन्य अपराधों में शामिल नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर 16 कर दी जाए। यानी नए बिल में प्रावधान है कि रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में 16 साल के आरोपी पर भी वयस्क आरोपी की तरह मुकदमा चल सकेगा, लेकिन नाबालिग दोषी को उम्र कैद या फांसी नहीं हो सकेगी। 16 से 18 साल के किसी भी अपराधी पर वयस्कों की तरह केस तभी चलाया जाएगा जब वो 21 साल का हो जाएगा। किसी नाबालिग आरोपी पर अडल्ट्स की तरह मुकदमा चले या न चले, इसका फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बावजूद अभी तक जुवेनाइल जस्टिस बिल कानून नहीं बन पाया है। इसीलिए अभी के कानून के मुताबिक सजा के तौर पर नाबालिग अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाल सुधार गृह में बिताने पड़ते हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों में नाबालिग अपराधियों के लिए सख्त कानून है। अमेरिका में संगीन अपराध में शामिल 16 से 18 साल की उम्र के अपराधियों को भी उम्र कैद का प्रावधान है। इंग्लैंड में कुछ शर्तों के साथ 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को भी आम अपराधियों की तरह सजा दी जा सकती है। चीन में संगीन अपराधों में 14 से 18 साल के अपराधियों का गुनाह साबित होने पर आम अपराधियों की तरह सजा दी जाती है। सऊदी अरब में बच्चों और नाबालिगों को अपराध की सजा देने में कोई रियायत नहीं बरती जाती। नाबालिगों को मौत की सजा तक का प्रावधान है। सऊदी अरब में बैंक लूटने वाले 7 नाबालिगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। नाबालिगों द्वारा अपराध के मामलों में हर देश का अलग अलग कानून है। कहने वाले कहते हैं कि भारत में भी नाबालिग अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा भी घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे का एक पहलू यह भी है कि सजा बढ़ा देना इस समस्या का इकलौता हल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को अपराध से दूर रखना सिर्फ कानून का काम नहीं, कई बार हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि नाबालिग अपराध के दलदल में न चाहते हुए भी फंस जाते हैं। वैसे भी कोई इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता, इसीलिए माता पिता, टीचर्स और देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप रहिए खबरदार में अब हम आपको मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव के सबसे रईस उम्मीदवार से मिलवाते हैं। इस उम्मीदवार का नाम है पराग शाह। बीएमसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की संपत्ति 690 करोड़ रुपए की है। पराग शाह मुंबई की घाटकोपर नगर पालिका के वार्ड नंबर 132 से चुनाव मैदान में उतरे हैं। पराग शाह ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो खुलासा किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 690 करोड़ रुपए बताई है, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और बीएमसी में विपक्ष के मौजूदा नेता प्रवीण छेड़ा के पास करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पराग शाह ने हलफनामे में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के नाम 670 करोड़ रुपए की चल संपत्ति बताई है, जिसमें बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड्स और वाहन शामिल हैं, जबकि 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा की है, जिसमें मुंबई और ठाणे में फ्लैट के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में कृषि और गैर कृषि भूमि शामिल है। पराग शाह पर किसी तरह का भी कोई कर्ज नहीं है। रियल एस्टेट कारोबारी 47 साल के पराग शाह गुजराती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनके करीबी संबंध रहे हैं। हालांकि वो पहली बार राजनीति में आए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि 21 फरवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव में उनकी जीत पक्की है।